नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाने हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे रचना शिक्षण, और रचना शिक्षण पर में भी अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ चुके थे। कौन सा? रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां जिनसे प्रश्न सर्वाधिक आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पिछली क्लास में अपनों ने रचना शिक्षण की विधि को देखा था, और रचना शिक्षण की अपनों ने कौन सी विधि का अध्ययन किया था? पिछली क्लास में अपनों ने रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि को देखा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं दूसरी विधि। और दूसरी कौन सी विधि है? चित्र वर्णन प्रणाली या चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन प्रणाली देखिए कैसी, किस प्रकार की विधि है। चित्र वर्णन नाम से स्पष्ट है, यानी बालक को चित्र दिखाया जाएगा और उसके आधार पर वर्णन करने के लिए कहा जाएगा। तो यही विधि कौन सी मानी जाएगी? चित्र प्रणाली विधि मानी जाएगी। अब ये किस किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? देखिए, कक्ष में जब शिक्षक जाएगा कक्ष में, तो उस दौरान वह जो भी विषय पढ़ाना है या जिस भी विषय से संबंधित वह रचना ज्ञान करवाना चाहता है, उस विषय से संबंधित चित्र बालकों के समक्ष है वो प्रस्तुत करेगा, विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब विद्यार्थी के समक्ष जब इसने प्रस्तुत कर दिया तो वह जानना चाहेगा कि विद्यार्थी की उसके संबंध में क्या राय है, विद्यार्थी उस विषय में क्या सोचता है। तो वह वहां पर विद्यार्थी की राय जानना चाहेगा, तो विद्यार्थी बोलकर अपनी राय देगा कि ये चित्र इससे संबंधित है, और क्या, और इसमें ये हो सकता है, और क्या। यानी जितनी चीजें या जितना ज्ञान बालक को इससे संबंध में है, वो पूरा का पूरा ज्ञान शिक्षक निकलवाना चाहेगा, उससे प्राप्त करना चाहेगा। और जब बालक उसका पूरा ज्ञान दे देगा शिक्षक को, तो शिक्षक उसमें यदि वह बिल्कुल सही है तो अलग बात है, परंतु विद्यार्थी होते हैं, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, गलती रह जाती है। तो शिक्षक बाद में क्या करेगा? उसमें आवश्यक सुधार करवाएगा, और आवश्यक सुधार करवाता हुआ और उससे उस संबंध में लेखन कार्य करवाएगा। इस प्रकार से यह विधि है वो संपन्न होगी। सबसे पहले कक्ष में विद्यार्थियों के समक्ष चित्र प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों की उन पर टिप्पणी जानना, उसके बाद उसमें आवश्यक सुधार करवाना, सुधार करवाने के बाद लिखना। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यह विधि भी मौखिक और लिखित दोनों रूपों में चल रही है। सबसे पहले तो उनसे मौखिक रूप से जाना जाता है कि वो क्या सोचते हैं, उसके बाद उनको लिखने के लिए कहा जाता है, तो बाद में उसे लिखवाया जाता है। तो ये इस विधि की प्रक्रिया है। अब देखिए, यदि आप एकमात्र चित्र दिखाकर और उस पर राय जानना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि निम्न स्तर का बालक या छोटी क्लासेस का बालक इस प्रकार का जवाब नहीं दे पाएगा। कैसे दे पाएगा? अब बालक विचार अभिव्यक्ति में सक्षम ही नहीं होगा, तो वो विचार कैसे अभिव्यक्त करेगा? तो जाहिर सी बात है कि भाई ये माध्यमिक स्तर या माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर की विधि हो सकती है, ये निम्न स्तर पर सक्सेस विधि या सफल विधि नहीं मानी जा सकती। तो चलिए देख लेते हैं इस विधि के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। वो सारी की चीजें अपन अब अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनों ने देखा प्रणाली कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? चित्र वर्णन प्रणाली, है ना। तो देखिए, इसमें भी अपन क्या क्या देखेंगे? वही चीज देखेंगे कि इस विधि द्वारा या इस विधि में शिक्षक जिस विषय से संबंधित विद्यार्थी को रचना ज्ञान
करवाना चाहता है उससे संबंधित जो जो चित्र मिल सकते हैं। अब ऐसे नहीं हो कि कोई एक चित्र उठाया और चल दिया, उसकी संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान करवाना है। तो कोई ये बंदिश नहीं है इस विधि में कि भाई आपको कितने चित्र ले जाने हैं, तो वो उससे संबंधित है, करवाना चाहता है। इस विधि में शिक्षक जिस विषय से संबंधित विद्यार्थी को रचना ज्ञान करवाना चाहता है उससे संबंधित चित्र विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये लीजिए, उससे संबंधित चित्र प्रस्तुत करता है। ये इसका पहला स्टेप हो जाता है, ये इसकी प्रक्रिया भी है और ये इस विधि का आधार भी है। प्रक्रिया कैसे है? कक्ष में शिक्षक गया, मतलब प्रक्रिया कैसे होगी? कक्ष में शिक्षक जाएगा, सबसे पहले उस विद्यार्थियों के समक्ष चित्र प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से यह विधि शुरू हो जाएगी। तो इसमें अपनों ने ये चीज देखी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि इस विधि में अपनों ने यहाँ पर सिर्फ इतना देखा है कि शिक्षक जिस विषय से संबंधित विद्यार्थी को रचना ज्ञान करवाना चाहता है उससे संबंधित चित्र विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब शिक्षक ने क्या किया? चित्र तो प्रस्तुत कर दिया विद्यार्थियों के समक्ष। अब आगे क्या हुआ? वही स्टेप होगा जो प्रश्नोत्तरी विधि में। प्रश्नोत्तरी विधि में अपनों ने जो स्टेप लिए थे वही स्टेप होगा। कौन सा? सबसे पहले तो चित्रों पर पहले मौखिक चर्चा होगी। ठीक है, चित्रों पर मौखिक चर्चा होगी। और मौखिक चर्चा में भी यदि एक से अधिक चित्र है तो वो चित्र क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और क्रमबद्ध रूप से ही विद्यार्थी उनके उत्तर देता जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि चित्रों पर पहले मौखिक चर्चा होगी और उसके बाद है वह क्रमबद्ध रूप से उन्हें सब चित्रों को प्रस्तुत करेगा या विद्यार्थी के समक्ष रखता जाएगा। तो चित्रों पर अपन ये कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि एक चित्र पर पहले मौखिक चर्चा होगी, तत्पश्चात क्रमिक रूप से अन्य चित्र प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, मौखिक चर्चा हो रही है। मौखिक चर्चा का मतलब क्या है? मौखिक चर्चा का मतलब ये है कि भाई विद्यार्थी के समक्ष अपनों ने जिस चित्र को प्रस्तुत किया है, विद्यार्थी उससे संबंधित अपनी टिप्पणी देगा, अपने विचार देगा। तो वो विद्यार्थी विचार देगा और इधर अपन विचारों को सुनते जाएंगे और विद्यार्थी के संबंध में विद्यार्थी के साथ वार्तालाप चलता जाएगा। सभी चित्रों पर इस प्रकार से विचार विमर्श होगा। तो विद्यार्थी जो उत्तर देगा, जो टिप्पणी देगा, किस आधार पर देगा? क्या उन चित्रों से संबंधित आप सबसे पहले जाकर विद्यार्थी को कुछ सूचना देंगे, कुछ बताएंगे, या विद्यार्थी अपने ही मन मस्तिष्क के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर उत्तर देगा? तो देखिए, ये बात सही है कि अपने को बालक को रचना शिक्षण करवाना है तो अपन यदि सीधा दे देंगे, वो सही बात है कि अगर तैयार खाना किसी को खाने के लिए दे दिया जाए तो वो तो खाकर चला जाएगा। अब उसे क्या पता बनाया कैसे जाता है। तो यदि आप उसे बनाना सिखाना चाहते हो तो उसको बनाने के लिए कहिए, खुद से बनाए, वो गलत बनाए, सही बनाए, अच्छा बनाए, बुरा बनाए।
तो इसलिए हमें भी यहाँ पर बच्चे को चित्र दिखा देंगे, चित्र के आधार पर उससे टिप्पणी लेंगे, मौखिक टिप्पणी लेंगे। तो बालक क्या करेगा, अपनी सूझबूझ के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर जवाब देगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बालक अपनी सूझबूझ एवं कल्पना के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। ठीक है, तो एक चित्र पर पहले मौखिक चर्चा होगी, उसके पश्चात ही क्रमिक रूप से अन्य चित्र प्रस्तुत किए जाएंगे। बालक अपनी सूझबूझ एवं कल्पना के आधार पर उनका उत्तर देगा। ये चीज यहाँ पर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो और इसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भी यह विधि प्राथमिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। ठीक है, तो एक चीज तो यह हो गई कि यह विधि प्राथमिक स्तर पर लागू की जा सकती है, और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि बच्चा स्वयं विचार प्रकट करेगा, स्वयं अपनी भावनाएं प्रकट करेगा, स्वानुभूति प्रकट करेगा, तो उसकी इससे संबंधित समझ भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई यह विधि माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। तो माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। उसके बाद यदि अपन देखें तो जो छात्र है वो मौलिक, या अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा बालकों को मौखिक लेखन, सॉरी मौखिक नहीं, मौलिक लेखन, तो बालकों को मौलिक लेखन एवं स्वानुभूति प्रकट करने के अवसर प्राप्त होंगे। तो यह विधि, पहली बात तो माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। दूसरा, बालकों को मौलिक लेखन व स्वानुभूति प्रकट करने का अवसर मिलता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी थी कि भी पहले तो चित्र प्रकट किए जाते हैं, चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद विद्यार्थी मौखिक चर्चा करता है, यानी अपने विचार प्रकट करता है, उसके बाद उसमें आवश्यक सुधार करवाते हुए और शिक्षक बालक से लेखन कार्य करवाता है। तो वो उसके जो भी विचार होते हैं वो सारे के सारे वहां पर प्रकट कर देता है। तो इसलिए उसमें मौलिक लेखन की और स्वानुभूति प्रकट करने की क्षमता का विकास भी होता है। तो ये थी चित्र वर्णन विधि, बहुत ही छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण विधि है। इसी के साथ यह विधि कंप्लीट होती है और अब अपन बढ़ते हैं लेखन की दूसरी विधि की तरफ, या रचना शिक्षण की दूसरी विधि की तरफ। अब अपन देखते हैं कि भाई रचना शिक्षण की जो दूसरी विधि है वो कौन सी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? भाषा यंत्र प्रणाली। देखिए,
भाषा यंत्र प्रणाली की यदि अपन बात करें इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो अपन रचना किसकी सिखा रहे हैं? भाषा। और जब भी विद्यार्थी रचना शिक्षण करता है तो उसमें भाषा ही अहम रोल करती है। तो ये तो हो गई भाषा जो रचना शिक्षण का आधार है, ठीक है। दूसरी बात यंत्र, यानी इस विधि में जैसा कि नाम से स्पष्ट है उपकरणों की सहायता ली जाती है, उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो उपकरणों का प्रयोग किए जाने के कारण ही इस प्रणाली को भाषा यंत्र प्रणाली कहा जाता है। अब कैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि भाई बालक के सामने कुछ उपकरण दिए जाएंगे और उन उपकरणों के द्वारा इस प्रकार से बालक को रचना शिक्षण करवाया जाएगा जैसे वो खेल खेल में सीख रहा है। तो इस प्रकार से यह विधि रुचिकर भी बन जाती है। कैसे सिखाया जाएगा वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ये चीज देखेंगे कि इस प्रणाली में बालक खेल खेल में रचना शिक्षण या रचना ज्ञान प्राप्त करता है, ये अपन लिखेंगे। खेल खेल में रचना ज्ञान प्राप्त करता है, ये लीजिए। तो यहां पर क्या हो गया कि इस प्रणाली में बालक रचना शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद जब अपन ने बात आ गई कि भाई खेलेगा कैसे और उपकरण कौन से होंगे और कितने होंगे, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि कुल 4 उपकरणों का प्रयोग इस शिक्षण के दौरान किया जाएगा। और 4 उपकरण कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो होगा टेप रिकॉर्डर, दूसरा होगा कैसेट जिसमें रिकॉर्ड करना है अपने को, ठीक है। रिकॉर्ड अपन इसको कैसेट भी बोल सकते हैं, अपन इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करना होगा कैसेट में। तो एक ये चीज होगी और इसके साथ साथ चित्र भी होते हैं। तो चित्र किससे संबंधित होंगे, यदि अपन इसमें किसी भी विषय का, और किसी भी विषय में किस चीज को लेंगे अपन, भाषा को लेंगे, तो भाषा में यदि अपन किसी भी बिंदु का, किसी भी टॉपिक का, यदि किसी विषय का ज्ञान करवाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अपन चित्र भी कलेक्ट कर लेंगे। तो चित्र भी होंगे इसके उपकरण, और इसके साथ साथ सहायक पुस्तक भी इसमें उपकरण के रूप में रखी जाएगी। सहायक पुस्तक भी उपकरण के रूप में रखी जाएगी। इस प्रकार से इसमें कुल 4 प्रकार के उपकरणों की सहायता ली जाती है और 4 प्रकार के यंत्रों की, 4 प्रकार के उपकरणों की, जिसमें यंत्र भी है, टेप रिकॉर्डर है और इसके साथ साथ कैसेट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यंत्र के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, भाषा यंत्र प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख भी लेंगे। कैसे करेंगे कि भाई इस विधि में 4 प्रकार के उपकरणों की सहायता ली जाती है। कौन कौन से? टेप रिकॉर्डर, कैसेट, चित्र, सहायक पुस्तक। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के उपकरणों को यहाँ पर अपन प्रयोग में लाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अपनों ने सिर्फ 2 ही चीजें देखी है, और 2 चीजें कौन सी?
दो चीजें ये देखी है कि एक तो इसमें खेल खेल के माध्यम से बालक रचना ज्ञान प्राप्त करता है, और दूसरा इसमें 4 प्रकार के उपकरण के माध्यम से ही बालक सीखता है। अब अपन देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। ये इस विधि के द्वारा बालकों को पढ़ाया कैसे जाएगा, बालकों को रचना ज्ञान कैसे करवाया जाएगा। सभी की सभी चीजें जो चारों उपकरण हैं वो सहायक होंगे। ऐसे नहीं है कि विषय तो अपने को पढ़ाना है, जैसे भाषा से संबंधित मान लीजिए कि अपन ने करवा रहे हैं, ज्ञान करवा रहे हैं, छंदों का ज्ञान करवा रहे हैं, और रिकॉर्डेड कैसेट बज रहा है अलंकारों का, और सहायक पुस्तक है छंदों की, और जो चित्र है वो गुणों का। ऐसा नहीं होगा, सभी एक दूसरे से संबंधित चीजें होंगी। तो इसमें प्रक्रिया कैसे होगी कि सबसे पहले तो ये हुआ कक्षा कक्ष, ठीक है। इस कक्षा कक्ष में सामने इधर है वो विभिन्न विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न जो टेबल्स है या टेबल चेयर्स है उन पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इधर शिक्षक खड़ा होगा, ठीक है, ये शिक्षक होगा। तो शिक्षक यहाँ पर क्या करेगा, शिक्षक करेगा कि वह टेप रिकॉर्डर बजाएगा, या अपन यूं कहें कि टेप रिकॉर्डर पर, टेप पर कैसेट बजाएगा। कैसेट बजाएगा जिसमें पहले से कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर इस दीवार पर चित्र लटका देगा, वो ही चित्र जो इसी से संबंधित है, यानी एक ही टॉपिक के। मान लीजिए कि अपन पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। तो उससे संबंधित अपन पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसी का अपने पास एक डायग्राम भी है, और इसके साथ साथ अपने पास रिकॉर्डेड कैसेट भी है। अब अपनों ने इधर कैसेट चालू किया और शिक्षक ने एक संकेतक लिया। संकेतक जानते हो, संकेतक एक होता है, लंबी सी डंडी होती है जिसके माध्यम से शिक्षक इधर बोर्ड पर संकेत करता हुआ, अब जैसे हाथों से बताया जा रहा है ना, वैसे हाथों से नहीं बताकर, जैसे मान लीजिए ये संकेतक है, इसी प्रकार से एक लंबी डंडी होती है, तो उसके माध्यम से यूं इस प्रकार से ऐसे बताया जाता है, तो इसको कहते हैं संकेतक। तो शिक्षक इधर कैसेट बजाएगा और इधर चित्र टांग कर उस चित्र पर संकेतक के माध्यम से ये कैसेट जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे वहां पर संकेत करता हुआ बालकों को समझाता जाएगा। शिक्षक कुछ नहीं बोलेगा, विद्यार्थी ही वहां पर वाक्यों को सुनेंगे, और किसके वाक्यों को सुनेंगे, रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड क्यों चलाया जाता है, इसलिए कि बच्चों की उच्चारण संबंधी कोई भी गलतियां नहीं हो, क्योंकि वो वहां पर सुन भी रहे हैं, साथ साथ देख भी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉर्डेड कैसेट चलाया जाता है। तो अपन यहाँ पर कह भी सकते हैं, इस प्रक्रिया को यूं भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले टेप रिकॉर्डर पर कैसेट चलाया जाता है तथा साथ साथ शिक्षक सामने चित्र लगाकर संकेतक द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर बालकों को समझाता जाता है। ये लीजिए, यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो
अब इस प्रकार से यदि शिक्षण करवाया जाता है तो इस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है तो इसकी क्या अच्छाई हो सकती है, क्या बुराई हो सकती है। देखिए, अब टेप रिकॉर्डर चल रहा है, इधर चित्र टंगा हुआ है, शिक्षक ने समझा दिया, विद्यार्थी स्वयं इसको ग्रहण करे। हालांकि इसमें बालक स्वयं सीखते हैं, बालक अपनी इंद्रियों द्वारा, अपनी इंद्रियां, अब इंद्रियां आंख कान जो भी है उनके माध्यम से अपनी इंद्रियों द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर, रिकॉर्ड का मतलब जो रिकॉर्डेड कैसेट बज रहा है उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। और चूंकि यहाँ पर बालक अपनी इंद्रियों के आधार पर रिकॉर्डेड ज्ञान प्राप्त करता है तो बालक यहाँ पर सक्रिय रहेगा, तो बालक है वो सक्रिय रहता है। इसका दोष यह है कि यह एक खर्चीली विधि है, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया में अपनों ने देखा कि भी शिक्षक ऐसे समझा के और चला जाएगा। अब उसके बाद जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपने अनुसार ग्रहण कर रहे हैं। मान लीजिए कि विद्यार्थियों ने कुछ भी उल्टा पुल्टा सुना या कहीं भी देखने में प्रॉब्लम आ गई तो विद्यार्थी जिस प्रकार का गलत या अशुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे वो उसी को ही ग्रहण करके रखेंगे। तो वहां पर ये गुंजाइश नहीं रहती कि भाई बालक उसको सुधार ले, क्योंकि बालक को स्वयं तो पता नहीं होता और शिक्षक का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये भी इसका दोष कहा जा सकता है कि बालक स्वयं त्रुटि सुधार नहीं कर सकता। तो बालक स्वयं त्रुटि सुधार कर सकता नहीं है इसके अंतर्गत, और शिक्षक यहाँ पे त्रुटि सुधार करवाता नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक दो चीजें इसके संबंध में और रहती हैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर अपनों ने जो इस विधि की प्रक्रिया है वो देखी और इसमें अपनों ने देखा भी बालक स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बालक सक्रिय रहते हैं। ये एक खर्चीली विधि है क्योंकि चार प्रकार के उपकरणों को अपने को साथ में रखना पड़ेगा, साथ साथ बालक इसमें त्रुटि सुधार नहीं कर सकते। बालक त्रुटि सुधार क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई बालकों को ज्ञान नहीं होता, वो बच्चे हैं। उन्होंने यदि टेप रिकॉर्डर पर सुना, वो उसको यदि गलत सुना तो वो उसी आधार पर लिखेगा उसको, और उसने चित्र में देखा। अब काफी बार समस्या ये भी आती है कि एक क्लास में किसी भी बच्चे की नजर कमजोर है तो उसको आगे बैठाया जाता है, तो उस समय इस प्रकार का बच्चा है जिसको चित्र पर इतने बहुत ज्यादा बड़े बड़े अक्षर तो लिखे नहीं जाते, तो उसको हो सकता है कि वहां पर दिखाई नहीं देता तो भी वह उनको गलत रूप में ग्रहण कर लेता है, यानी उनके अशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए भी बालक यहाँ पर अशुद्ध रचना ज्ञान प्राप्त करता है। और एक चीज यहाँ पर यह भी कही जा सकती है कि अध्यापक अशुद्धि सुधार नहीं करवाता। अध्यापक करवाता नहीं है, बच्चों से आशा ही नहीं करना व्यर्थ है कि वो अपनी गलतियों का सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो विधि अपनों ने पढ़ी वो बड़ी ही रुचिकर विधि थी। एक साथ टेप रिकॉर्डर, चित्र, सहायक पुस्तक, जो अनेक चीजें हैं उनको प्रयोग में लेना है। इसके लिए ये खर्चीली है। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इस विधि द्वारा अगर एक बार बालक को बता दिया तो बार बार भी संभव नहीं हो पाता।
तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने 2 विधियों का अध्ययन किया है। कौन सी? एक तो अपनों ने विधि का अध्ययन किया भाषा यंत्र और दूसरी चित्र वर्णन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।